डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राम बहादुर है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे मम्मी पापा पिछले 20 साल पहले नेपाल से यहाँ पर आ गए थे और उन्हें यहाँ पर अच्छी नौकरी मिल गई, जिसलिए हम यहीं पर सेटल हो गए। मुझे अब भी याद आती है अपने गांव की। तब मैं काफ़ी छोटा हुआ करता था और मुझे याद है हमारी एक बड़ी सी हवेली हुआ करती थी। हमारा वो गांव छोटा था और वहाँ पर कम ही घर थे और ज़्यादातर छोटे घर थे, लेकिन हमारी बड़ी हवेली हुआ करती थी। अब तो वो हवेली सिर्फ यादों में ही रह गई है और मुझे दादाजी की भी थोड़ी थोड़ी ही याद है। दादाजी की मौत कैसे हुई मुझे अब उसके बारे में ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि गांव में उन्हें कोई पिशाच चिपक गया था जिसने उन्हें मार दिया था। मेरे पापा आज भी मुझे ये कहानियाँ सुनाया करते हैं कि हवेली में तुम्हारे दादाजी बहुत मशहूर थे, लोग उनसे मिलने आया करते थे। भारत से भी कई लोग वहाँ उन्हें मिलने के लिए जाया करते थे और वो भूतों को पकड़ने में मशहूर थे। गांव में अजीब अजीब भूत आया करते और उस गांव को ही एक शापित गांव कहा जाता था। इसीलिए दादाजी वहाँ पर रहने आए थे और उन्होंने वहाँ पर बड़ी सी हवेली बनाई। दादाजी कई तंत्र मंत्र जानते थे और वो ऐसे आविष्कार कर चुके थे जिनसे वो भूत को पकड़ लिया करते थे। लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई। वो एक पिशाच को कमतर समझ रहे थे और वो उसे संभाल नहीं पाए और पिशाच ने उन्हें मार दिया। उस पिशाच ने उन्हें वहीं पर ज़मीन में दफन कर दिया था और कोई दादाजी को ढूंढ नहीं पाया। उसके बाद पिशाच भी जैसे वहाँ से लोप ही हो गए और सब लोग मानते हैं कि दादाजी ने वहाँ से भूत पिशाचों का अंत कर दिया, उस शाप को भी ख़त्म कर दिया। मैं आज भी सोचा करता हूँ कि दादाजी कितने ज़्यादा बहादुर थे, किस तरह से वो भूतों से लड़ा करते थे। मैंने अब तक ज़िंदगी में कोई भूत कोई प्रेत नहीं देखा है और अब तो मैं इन पर यकीन भी नहीं करता, लेकिन शायद वो भूत प्रेत अब नज़र आते ही नहीं। पुराने ज़माने में शायद ऐसे पिशाच होते थे जो आम लोगों के साथ रहते थे और उन्हें पहले ही ख़त्म कर दिया गया और अब हम लोगों को लगता है वो चीज़ें होती ही नहीं, जबकि उन्हें पहले ही ख़त्म कर दिया गया है। वैसे यहाँ पर मेरे कई दोस्त हैं और ख़ास तौर पर मैं राजीव और ओंकार को अपना पक्का दोस्त मानता हूँ। वो हमेशा ज़िद करते हैं कि मैं नेपाल उन्हें घुमा कर लाऊं और उसके पैसे भी मैं ही लगाऊं। ये मेरे लिए मुश्किल की बात है क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं हैं और मेरी जॉब से भी मुझे कम ही पैसे बचते हैं। बस एक ही चीज़ अच्छी है कि नेपाल में थोड़े कम पैसों से भी आप गुजारा चला सकते हैं। वहाँ पर महंगाई थोड़ी सी कम है और मैं अपने दोस्तों को घुमाना चाहता हूँ। मैंने बस उनसे ये वादा किया है कि फ़्लाइट की टिकट अगर वो कर दें तो वहाँ का सारा खर्च मैं उठा सकता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त पहले तो मान नहीं रहे थे, इस बार आखिरकार वो मान ही गए। राजीव को एक अच्छी नौकरी मिल गई थी जिसमें उसके काफ़ी पैसे बन गए थे और उसने कहा कि वो टिकट का इंतज़ाम कर देगा। अगर मैं उसे नेपाल में घुमाऊंगा, अच्छी अच्छी जगह दिखाऊंगा और कुछ नया दिखाऊंगा तो वो टिकट लेने के लिए तैयार है। मैंने उसे कह दिया कि तुम्हें मैं अपनी पुश्तैनी हवेली दिखाऊंगा, कुछ भूतों से भी मिलवाऊंगा। उसे भूत देखने का शौक़ हमेशा से है। उसका कहना था कि बचपन में उसे एक भूत चिपक गया था और उसके पापा ने बड़ी मुश्किल से उस भूत को भगाया था। तब से वो जानना चाहता है कि वो सच भी है या झूठ है और वो भूतों को देखना चाहता है। अब तक उसने किसी भूत को नहीं देखा है और जब मैंने उससे कहा कि हमारी उस हवेली में मेरे दादाजी इसी तरह के पिशाच और भूतों को पकड़ा करते थे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मैंने उसे कहा उस हवेली के आसपास अब भी शायद कुछ पिशाच और भूत नज़र आते हैं और उसने कहा कि वो वहाँ जाने को तैयार है और फ़्लाइट की टिकट्स उसने उसी दिन बुक भी करवा दी। ये आने वाले रविवार का दिन था और मैंने भी पापा से परमिशन ले ली कि मैं वहाँ पर घूम कर आऊँगा और कुछ दिनों के बाद हम वापस आ जाएंगे।
पापा मान गए थे और मैंने सारा सामान पैक किया। राजीव और ओंकार हम सीधा नेपाल के लिए निकल पड़े। सबसे पहले 2 दिनों के लिए हमें काठमांडू में घूमना था, उसके बाद मेरे गांव की तरफ जाना था। मेरे गांव में पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं है और वहां पर अब कैसे घर हैं और कितनी तरक्की हुई है, मुझे अब तक इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। गूगल मैप में मैं कई सड़कों को देख चुका हूं, वहां जाने के रास्ते थोड़े से बदल चुके हैं और उसके काफ़ी करीब से एक सड़क भी निकलती है जिसे नेशनल हाईवे माना जाता है। तो मैंने सोचा अब थोड़ा आसान होगा अपने गांव तक पहुंचना। 2 दिन तक काठमांडू में घूमने के बाद हमें पता चला कि उस गांव में जाना थोड़ा मुश्किल होगा। हमें एक गाड़ी किराए पर लेनी होगी क्योंकि वहां पर बस नहीं जाती। हमने गाड़ी किराए पर ले ली और ये एक पुरानी सी जीप थी जिसे स्टार्ट करना बहुत मुश्किल भरा था। उस जीप को लेकर हम सीधा अपने गांव की तरफ निकल पड़े। हमने सारा सामान जीप में रखा हुआ था क्योंकि हम 3-4 दिन उसी गांव में रहने वाले थे। वो एक बड़ी सी हवेली होगी, वहां पर हम आराम से रहेंगे, ज़रूर गांव के लोग हमारी मदद करेंगे। हमने ये सब सोचा हुआ था। लेकिन जब हम उस जंगल के बीच से जा रहे थे तभी हमें एहसास हो गया था कि हम सामान इतना अंदर तक लेकर जा रहे हैं और इसी से गुजारा करना होगा। शायद वहाँ तक पूरी सुख सुविधा पहुँची नहीं है और हमें बड़ी मुश्किल से वहाँ रहना होगा। उस सड़क को पार करते हुए काफ़ी मुश्किल हो रही थी और जंगल के जैसे जैसे हम बीच जाते जा रहे थे वो सड़क पुरानी सी लग रही थी, जैसे पिछले कई सालों से वो सड़क बनी ही ना हो। जंगल के और अंदर घुसते घुसते जैसे पेड़ों ने उस सड़क को भी ढक रखा था और कई पेड़ तो जैसे सड़क के बिल्कुल बीच तक पहुंचे हुए थे। उन झाड़ियों को पार करना मुश्किल भरा हो रहा था क्योंकि गाड़ी को वो जैसे धीमी करते जा रहे थे। हम काफ़ी आगे तक पहुंच आए थे और अब तो बस एक पगडंडी थी जिसके पास से एक नदी निकल रही थी। अगर कहीं पर वो नदी उस पगडंडी को काटती तो हमें वहीं पर रुकना पड़ता और हम उस गांव तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन वो नदी उस पगडंडी को जैसे अपने साथ बांधे हुई थी और हम उससे आगे चले जा रहे थे। गूगल मैप के सहारे ही हम उस गांव के काफ़ी नज़दीक तक पहुंच आए थे और दूर से बसा हुआ वो गांव देखकर मेरी आंखें चमक गई थीं। बचपन का वो ही गांव जहां पर मैं खेला करता था। भले ही मैं काफ़ी छोटा था लेकिन कुछ यादें अब भी आंखों के सामने रात के समय घूम जाती हैं और कुछ घर पहचाने लग रहे थे। यहाँ घरों के ऊपर जो छोटे छोटे काले पत्थर रखे गए थे उन्हीं से छतों को बनाया गया था। मैं उन्हें पहचानता था। पुराने घरों के वो डिज़ाइन भी मेरी पहचान में आ रहे थे और कुछ घरों के आगे लगी हुई वो फट्टियाँ मैं याद कर रहा था। मैं वहाँ खेला करता था और बड़े से पीपल के पेड़ को देखते ही मन में जैसे खुशी सी छा गई। इस तालाब के पास ही तो दादाजी मुझे लाया करते थे, खेला करते थे हम और यहाँ पर वो बताया करते थे कैसे पानी से बुलबुलें निकलते हैं और मैं उन बुलबुलों को देखकर बहुत खुश हुआ करता था। दादाजी जैसे ही आवाज़ लगाते तालाब से ज़्यादा बुलबुले निकलते जाते। मैं कभी समझ नहीं पाया था कि दादाजी कैसी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं जो इस तालाब से बुलबुलों को बाहर ले आती है, लेकिन मुझे खुशी बहुत हुआ करती थी। वहाँ तालाब से आगे निकलते हुए मुझे वो पेड़ पूरी तरह से याद था और वो हवेली इतनी बड़ी थी कि बहुत दूर से नज़र आ रही थी। हम उस गांव में घूम कर ही आ सकते थे जहां पर नदी से वो छोटा सा पुल निकल रहा था, इसलिए आसपास से घूमते हुए बड़ी सी हवेली दूर से नजर आ रही थी जिसके ऊपर तक पेड़ चढ़े हुए थे। वहां नदी के ऊपर से वो पुल काफ़ी कच्चा था जिसे पार करने में हमें डर लग रहा था। कहीं वो पुल टूट जाता तो गाड़ी समेत हम नदी में होते। भले ही उस नदी में ज़्यादा पानी नहीं था, उसका बहाव ज़्यादा तेज़ नहीं था, लेकिन अगर गाड़ी उसमें फंसती तो हमें इस जंगल से बाहर निकलने में पूरा 1 दिन लग जाता। और आते वक्त उस सड़क पर हमें कोई दुकान नज़र नहीं आई, आसपास किसी भी तरह का कोई गांव नज़र नहीं आया। जंगल के बिल्कुल बीच में ये गांव बसा हुआ था जहां पर लोग भी अब तक नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन उस पुल को पार करते ही गांव में घूमते हुए कुछ लोग नज़र आए जिनके कपड़े काफ़ी पुराने थे। वो लकड़ियाँ शायद जंगल से काट कर ला रहे थे और कुछ औरतें बाहर ही खाना बना रही थी। वहाँ पर थोड़ा थोड़ा धुआं किया गया था, शायद मच्छरों से बचने के लिए यहाँ गांव में बहुत ज़्यादा धुआं किया जाता होगा। और हमारी ये गाड़ी देखकर पूरा गांव हैरान था।
वहाँ पर 50 से 100 के करीब लोग होंगे जो भीड़ बनाकर गाड़ी को देखने के लिए आए हुए थे। पहले तो हमें लगा कि वो शायद गाड़ी को देखने के लिए आए हुए थे, लेकिन जब उन्होंने हमसे बात करना शुरू कर दी तो मुझे पता चला कि वो हमसे जानना चाहते थे हम आखिर इस गांव में क्या करने आए हैं। मैंने अपनी पहचान बताना शुरू कर दी कि हम इस हवेली में रहा करते थे। मेरा नाम राम बहादुर है और मेरा नाम सुनते ही जैसे गांव में खुशी की लहर छा गई। वो सब मुझसे एक एक करके गले मिल रहे थे और याद कर रहे थे मेरे दादाजी की कहानियाँ। कई बुजुर्ग मेरे दादाजी के साथ रहा करते थे और कुछ तो मेरे दादाजी के साथ बचपन में खेले हुए थे और वो एक एक करके उनकी कहानियाँ सुनाते जा रहे थे। उन्होंने भी वही बातें बताई जो मेरे पापा बताया करते थे कि इस गांव को कभी शापित गांव कहा जाता था, इसीलिए यहाँ पर कोई भी सड़क बनाई तक नहीं गई। कहा जाता था कि यहाँ की मिट्टी में ही कुछ ऐसा है कि प्रेतों को यहाँ दफन कर दिया जाता है और वो धीरे धीरे उगते हैं। पेड़ों की तरह यहाँ पर पिशाच उगा करते थे, लेकिन जब तुम्हारे दादाजी यहाँ पर आ गए तो एक एक पिशाच का नाश कर दिया और जब अंतिम बड़ा पिशाच उनके हाथ लगा, भले ही वो पिशाच तुम्हारे दादाजी को मार पाया, लेकिन उस पिशाच की जिंदगी भी बची नहीं। वो लड़ते लड़ते शहीदों की तरह मरे थे। हमें वहाँ से अपनी हवेली नज़र आ रही थी और गांव वाले हमें उस हवेली में ले भी गए। हवेली की हालत अब अच्छी नहीं थी। भले ही उस समय ये बिल्कुल नई थी, लेकिन आज इसकी हालत खराब हो चुकी थी। कई पेड़ जैसे उसकी दीवारों के बीच से निकले हुए थे। उन दीवारों को शायद उन पेड़ों ने ही अब तक संभाल भी रखा था, लेकिन जैसे ही हम उस हवेली के अंदर पहुंचे, वहां पर साफ सफाई की हुई थी। वो लोगों ने कहा कि इस हवेली की साफ सफाई हर महीने करवाई जाती है, इसके दरवाजे हमेशा खुले रखे जाते हैं और ये मेरे दादाजी की याद में किया जाता है। उन्होंने हमेशा से कहा था कि जब भी वो वहाँ से चले जाएंगे तो इस हवेली का हमेशा ख्याल रखना और ये किसी और को देना मत। कोई भी यहाँ पर रहेगा नहीं। अगर किसी ने यहाँ पर रहने की कोशिश की तो वो शैतान वापस आ सकते हैं। वो गांव वाले ऐसा ही माना करते थे, लेकिन मैं वहाँ पर रह सकता था अपने दोस्तों के साथ। सिर्फ इस परिवार के मेंबर्स ही ये डिसीज़न ले सकते थे कि कोई वहाँ पर रह सकता है या नहीं, और मैंने ये डिसीज़न ले लिया था कि मैं यहीं पर रहने वाला हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कौन सी शैतानी शक्ति इस ज़मीन के नीचे है। आखिर इस मिट्टी ने कैसे शैतानों को जन्म दिया था? आखिर वो क्या राज है जिसे कोई समझ पाया ही नहीं था? ना ही किताबों में इस मिट्टी के बारे में कोई जिक्र था और ना ही किसी प्राचीन हिस्से में कभी भी इसकी कहानी सुनाई जाती थी। कैसे ये मिट्टी शापित हो गई, बस अचानक कैसे हो सकती है? मुझे इस राज को भी समझने की पूरी कोशिश करनी थी और आज रात लगभग 9 बजे के करीब हर सामान को रख दिया गया था और हम बस सोने की तैयारी कर रहे थे। यह हवेली बहुत बड़ी थी और इसके बाहर की 4 दीवारी इससे भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी। मुझे हमेशा से खाना खाने के बाद बाहर सैर करने का शौक़ है, लेकिन मेरे दोस्त खाते ही जैसे कुंभकर्ण की तरह सो जाते हैं। मैं अपने कदमों को बढ़ाकर हवेली के बाहर सैर करने के लिए आ चुका था और मैं उस हवेली के चारों तरफ चक्कर लगाए जा रहा था। मैं 2-3 किलोमीटर तक तो चल ही पड़ता हूँ, तभी जाकर खाना हजम होता है मुझे। लेकिन जैसे ही उस अंधेरे में मैं हवेली के आसपास चक्कर लगा रहा था, मुझे महसूस हुआ जैसे ये ज़मीन थर्रा रही हो। मुझे पहले तो लगा ये कोई भूकंप है, लेकिन ये थर्राहट इतनी ज़ोरदार नहीं थी, थोड़ी कमतर थी और कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो कभी ज़मीन से आती तो कभी दीवारों से आती। मुझे लगने लगा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल ही जाएगा जो मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। मैं काफ़ी देर तक वहाँ पर सैर करता रहा था और मुझे वो गूंज हमेशा सुनाई देती रही। मैं जब भी घर में होता हूँ तो मुझे ज़मीन पर लेटना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ज़मीन से ऐसी आवाज़ कभी नहीं आती। ये आवाज़ बस यहीं से आती है। मैं समझ नहीं पा रहा था, कुछ पेड़ों से भी गूंज आ रही थी, कुछ दीवारों पर भी जैसे खटखटाने की आवाज़ें आ रही थी और इतनी बड़ी हवेली उस गूंज को छिपा नहीं पा रही थी। मैं जानता था कुछ ना कुछ यहाँ पर ज़रूर है, कोई ऐसा राज जो अब तक किसी को समझ में नहीं आया है। लगभग 11 बजे के करीब मैं हवेली के अंदर चला गया और अपने बेड पर जाकर सो गया।
मुझे अब नींद इतनी ज़्यादा आ चुकी थी कि इन आवाज़ों को मैं इग्नोर कर चुका था और बड़े आराम से सो भी गया। सुबह जब सूरज की किरणें इस हवेली के अंदर आ गई, मुझे उसी वक्त उठने का शौक भी है, लेकिन इस सूरज की किरणों ने जैसे अपने आप मुझे उठा ही दिया हो। मेरे दोस्त भी उठ चुके थे, ऐसी रोशनी जो पूरी हवेली को जैसे जागृत सी कर देती है। वहाँ हम एक दूसरे से बात कर रहे थे और आज मैंने अपने दोस्तों से कहा था, तुम्हें पूरा गांव दिखाऊंगा, तुम्हें अपनी पुरानी यादें जैसे खुद दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जिस पर मैं बचपन में यकीन करता था। मेरे पिताजी भी कुछ कहानियाँ सुनाया करते थे। हर चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे, घूमने की कोशिश करेंगे। उस बड़ी पहाड़ी के पास, उस तालाब के राज, वो नीचे दफन हुए मकान जिसकी सीढ़ियों से उतरने के बाद आपको ऐसा लगता है जैसे आप ज़मीन में दफन हो चुके हैं। सुबह हमने नाश्ता किया और हम उस गांव में घूमना शुरू हो गए। गांव के लोग हमें देखकर खुशी बहुत थे और वो मेरे बारे में ज़्यादा जानना चाहते थे कि हम दिल्ली में करते क्या हैं, क्या हम अब भी वहाँ पर भूत पकड़ते हैं। तुम्हारे दादाजी ने कई राज अपनी डायरी में छिपा कर रखे हुए थे। वो जानते थे किस भूत को कैसे पकड़ना है और उस डायरी को वो किसी को देते ही नहीं थे, खुद ही संभाल कर रखते थे। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि हम वहाँ पर साधारण जॉब करते हैं तो हर कोई हैरान था। उनका मानना था कि हमें अगर इतना ज़्यादा ज्ञान था तो हमने उसे भुला कैसे दिया। तो मैंने उन्हें कहा कि दादाजी ने हमें वो राज कभी बताया ही नहीं। पापा जी खुद कहा करते थे कि कुछ राज हैं दादाजी के पास जो वो कहना तो चाहते हैं लेकिन हमेशा शब्दों को ज़बान में ही रखने के बाद बाहर निकाल ही नहीं पाते। कुछ दर्द था जो उन्हें रोक देता था। हम गांव के अलग अलग घरों में घूमने लगे। यहाँ पर अभी कई घर पुराने थे और कई घर नए बने हुए थे। मैं गांव वालों से जानना चाहता था कि वो खाने पीने का सामान लाते कहाँ से हैं, तो उन्होंने बताया कि उस नदी को पीछे से भी पार किया जा सकता है। कभी कभी उसका पानी सूख जाता है और छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं उन्हें बिछाकर एक छोटा सा पुल बनाया गया है जिससे नदी को पार किया जाता है। उसके बाद वो जंगल को पार किया जाता है और सड़क तक पहुँचने के बाद कोई ना कोई बस मिल ही जाती है जो शहर जाती है। ये रास्ता मुश्किल भरा है। मैंने उनसे कहा कि इस पीछे वाले रास्ते से आप क्यों नहीं जाते जहाँ से हम उस गाड़ी को लेकर आए हैं। तो उन्होंने कहा कि वो रास्ता ज़्यादा लंबा है और वो जंगल के बीच से जाता है। वहाँ से जाने से सब डरते हैं क्योंकि वो रास्ता तो ज़रूर करीब है लेकिन वहाँ पर कोई जाता ही नहीं। वहाँ से चलकर जाने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। भले ही रास्ता छोटा है लेकिन अगर कोई बस मिले ही ना तो रास्ता लंबा महसूस ज़रूर होता है। उनसे काफ़ी देर तक बात करने के बाद हम गांव में घूमना शुरू हो गए, उन घरों को देखना शुरू हो गए। उसके बाद हम और आगे निकल पड़े। मैं उन्हें बताना चाहता था कि उस तालाब से कुछ बुलबुले निकलते हैं। हम अब उस तालाब के आगे थे और मेरे दोनों दोस्त कह रहे थे ये साधारण तालाब है लेकिन फिर भी इसका पानी कांच की तरह साफ है, यहाँ पर जैसे काई जमी ही ना हो। मैं भी सच में उस तालाब का पानी देखकर खुद हैरान था। वो पेड़ अपने आप हिला करता था और उस तालाब से बुलबुले निकला करते थे। काफ़ी देर तक मैं याद करता रहा कि दादाजी क्या कहा करते थे जो यहाँ से बुलबुले निकलते थे। मुझे याद आया वो आवाज़ें लगाते थे, हे भाई कहाँ हो, आ जाओ आ जाओ। वो इस तरह से प्रेतों को बुलाया करते थे जिसके बाद से ज़मीन से बुलबुले निकलना शुरू हो जाते थे। मैं वैसी आवाज़ें लगाता रहा लेकिन आज वहाँ से कोई बुलबुले नहीं निकल रहे थे, ना ही वो पीपल का पेड़ हिल रहा था। काफ़ी देर तक कोशिश की और अब मैं निराश सा हो गया था। शायद बचपन में मेरे दादाजी ही कोई चालाकी दिखा देते होंगे जिस कारण वहाँ से बुलबुले निकलते होंगे, उसी के साथ वो पेड़ हिलता होगा। मैंने ध्यान से देखा, उस तालाब के नीचे एक बड़ा सा छेद था जिसके आगे सलाखें लगाई गई थी। ऐसा लग रहा था कि तालाब का पानी कहीं जाता होगा या कहीं और से तालाब में पानी आता होगा और वहाँ पर सलाखें लगाई गई थी ताकि उसके अंदर कोई घुस ना पाए। मैंने सोचा चलो शायद इस गांव का गंदा पानी यहाँ पर आता होगा या तालाब की गंदगी यहाँ से निकलती होगी, कोई तरकीब तो लगाई होगी। लेकिन जो मैं देखने आया था वो तो मुझे दिखा नहीं। चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद हम उस नीचे दफन घरों की तरफ चल पड़े। हमें गांव वालों ने काफ़ी समझाया था कि उधर नहीं जाना है, उधर जाकर बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है और हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कई लोगों को वहां जाकर हार्ट अटैक आ चुका है।
इसे सुनकर मेरे दोस्त थोड़े से घबराए थे, लेकिन उनके मन में और ज़्यादा उत्तेजना होने लगी कि वो भूतों को वहाँ पर देख सकते हैं। पता नहीं कैसे दोस्त हैं, हर कोई भूतों से डरता है और वो भूतों की तरफ भागे चले जाते हैं। हम वहाँ पर पहुँच गए थे और कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद उस ज़मीन में दफन घरों को देखकर मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा खुश थे। वो बिल्कुल टनल की तरह थे। हम उसके अंदर जा रहे थे, एक घर से दूसरे घर में जा रहे थे, और अगर ऊपर से कोई देखता उसे तो ये पता तक नहीं चलता कि नीचे हम हैं। वहाँ ऐसा महसूस हुआ जैसे बहुत सारी टनल्स बनाई गई हों। हम एक घर से दूसरे घर में पहुँचते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे, और वो लकड़ी और पत्थरों से बनाई गई सुरंगें थी जिसमें और आगे तक बढ़ा जा सकता है। एक घर में पहुंचने के बाद कुछ महसूस हुआ जैसे आसपास से कुछ आवाज़ें आ रही हों। उन सुरंगों से दूर से चीखने की आवाज़ें आ रही थी, और वो तेज़ आवाज़ें थी जैसे कुछ भीड़ को बंद करके रखा गया हो। और इस चीज़ को सुनने के बाद हम में थोड़ी सी घबराहट हो गई, लेकिन मेरा दोस्त बार बार कह रहा था, एक तरफ जाकर देख ही आते हैं। यहाँ पर ज़मीन में दफन इन घरों के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इन सुरंगों से आगे कौन सा रास्ता निकलता है वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। हमने एक सुरंग पकड़ ली और उसमें आगे की तरफ निकलने लगे। हम काफ़ी आगे तक बढ़ चुके थे और यहाँ पर सांस लेने में थोड़ी सी मशक्क़त हो रही थी। दीवारों पर से मिट्टी नीचे गिर रही थी, ऐसा लग रहा था कोई हाथ मार रहा हो, और वही थोड़ी थोड़ी थर्राने की आवाज़। वो आवाज़ सुनने के बाद मन घबराने लगा था, लेकिन थोड़ी सी ही आवाज़ आती और फिर शांत सी हो जाती। रात को ये आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रही थी। एक जगह पर वो सुरंग चारों तरफ और आगे को निकलती थी, और मैंने अपने दोस्तों से कह दिया था, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। कहीं रास्ता भटक गए तो पूरा दिन इन सुरंगों में ही रहेंगे, और कहीं पर एक सुरंग दब गई तो बाहर निकलने का रास्ता तक ढूंढ नहीं पाएंगे। हम काफ़ी नीचे तक आ गए थे। हम इसके बाद जाकर मेरे दोस्त माने और हम वापस आने लगे। वहाँ हमें तो ज़्यादा डर लगा नहीं कि जिससे हार्ट अटैक आ जाए। ज़रूर कुछ आवाज़ें आ रही थी, लेकिन वो साफ नहीं थी। हो सकता है कहीं आसपास कोई मशीन हो जिससे वो आवाज़ आ रही हो, या ज़मीन में कोई ऐसी जगह हो जहाँ से ज्वालामुखी निकल आता हो, वैसी थर्राहट सी यहाँ आ रही हो, या नदी के पानी के कारण ही तो ऐसी आवाज़ नहीं आ रही। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मन कह रहा था साधारण आवाज़ है, डरने की ज़रूरत नहीं। हम अब धीरे धीरे उन सुरंगों से बाहर आ गए, उन ज़मीन में दफन घरों से बाहर आ गए, और अब तक मेरे दोस्त निराश हो चुके थे। उन्होंने कहा, ऐसी शापित ज़मीन जहाँ पर भूत रहते हैं, यहाँ पर तो मक्खी भी नहीं रहती जो हमें डरा पाए। मुझे लगता है यहाँ पर हम दिन खराब कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि हम काठमांडू में ही घूम लें। वहाँ घूमने वाली जगह बहुत सारी हैं, और नेपाल में और पहाड़ों के अंदर तक जाकर आते हैं। वहाँ पर ज़रूर अच्छी अच्छी जगह देखने को मिल जाएगी। मैं अपने दोस्तों को यहाँ से जाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि बचपन की यादें मैं पूरी तरह से जी नहीं पाया था। मैं 3 से 4 दिन यहीं पर रहना चाहता था, और मैंने बहाना लगा दिया, वहाँ पहाड़ी के पीछे तुम्हें भूत ज़रूर नज़र आएंगे। मेरा यकीन करो, तुम्हें बस रात के वक्त वहाँ पर जाना होगा, जैसे मेरे दादाजी ले जाया करते थे। मेरी ये बात सुनकर वो माने थे, तो मैंने उन्हें कहा, चलो ऐसे ही वहाँ पर ले ही जाते हैं। उसके बाद हम घर आ गए, और उस धूप में हम घर के अंदर ही रहे। शाम का वक्त हो गया था और उनकी तैयारी थी पहाड़ी के पीछे जाने की। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था, लेकिन उन्हें भी यहाँ पर रोक कर रखना था, तो मुझे वहाँ उन्हें ले जाना ही था। उन्हें थोड़ा डराना ही था। क्या दिखाऊं उन्हें जिनसे वो ज़्यादा डर जाएं और उनका मन यहाँ लग जाए। मेरे दोस्त हैं ही पागल, भूत देखेंगे तो शायद 10 दिन तक यहीं पर रह लेंगे, लेकिन अगर कुछ नज़र नहीं आया तो कल ही भाग सकते हैं। लगभग रात के 8 बजे मेरे दोस्त जिद करने लगे कि मैं उन्हें उस पहाड़ी के पीछे लेकर जाऊं। मुझे अब ले जाना तो होगा ही, तो मैं भी चल पड़ा उस पहाड़ी के पीछे की तरफ। वहाँ पर कई गुफाएं हैं जो नीचे जाने का रास्ता है। वहाँ आसपास आवाज़ें ऐसे गूंजती हैं कि लोग डरने लगते हैं। वहाँ पर इन्हें डराने की कोशिश करूँगा। मैं उसी तरफ चल पड़ा था और वो भी मेरे पीछे पीछे थे। यहाँ पर भी ज़मीन से थोड़ी थोड़ी थर्राहट की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी हवेली में आती है। काफ़ी आगे चलने के बाद वो पहाड़ी नज़र आ रही थी। हम उस पहाड़ी पर चढ़े भी, उसके पीछे गए भी, लेकिन उन गुफाओं को बड़े बड़े पत्थरों से बंद किया गया था।
मैं ये तो जानता ही नहीं था कि बड़े पत्थरों से अगर इस गुफा को बंद किया गया होगा तो मैं क्या करूँगा। वहाँ मेरे दोस्त मेरे चेहरे की तरफ ताके जा रहे थे और मेरे पास उनको देने के लिए कोई जवाब नहीं था। उन्हें डराता भी कैसे, वो ज़रा से झटकों से डरने वाले नहीं थे और मायूस चेहरे लेकर हम वापस आने लगे। समय रात के 9:30 बजे का था। हमें बहुत भूख लगी हुई थी और हम हवेली के अंदर पहुंच आए थे। इतनी देर तक तो मेरे दोस्त जागते ही नहीं और ये तो मेरे सैर करने का समय है। जैसे ही उस चार दीवारी के अंदर हम पहुंचे, उन्हें ज़मीन से आवाज़ें सुनाई देने लगी जैसी मुझे सुनाई दे रही थी। वो थर्राहट, वो हाथ मारने की आवाज़ें, वो पेड़ों से आ रही आवाज़ें, वो दीवारों से आ रही आवाज़ें। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा उत्तेजित महसूस किया। वो बार बार दीवारों पर कान लगाकर ये देख रहे थे कि इस दीवार के पीछे कोई भूत है, यहाँ पर कुछ होता है। और ज़मीन से आ रही आवाज़ें सुनने के बाद उनका कहना था ज़मीन के नीचे ज़रूर कोई दफन है। तुमने वो कहानियाँ नहीं सुनी, ज़मीन से मुर्दे उठा करते थे, भूत निकला करते थे। हो सकता है कि ज़मीन के नीचे वो सुरंगें बनाई गई हों, वहाँ से भूत आते हों। मैं उनकी बातों को मना करना चाहता था लेकिन बात में दम था। उसके बाद मेरे एक दोस्त ने आवाज़ लगाई। उसने कहा, यार इस हवेली में कमरे देखो, ये कैसे बने हुए हैं। खास जगह पर कमरे हैं और कई जगह हवेली में घूमने के बाद भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वहाँ पर जाया कैसे जा सकता है। कुछ कमरों के बीच में जगह बनी हुई थी और दोनों कमरों में तो जा सकते थे, उस जगह पर जाने का कोई रास्ता था ही नहीं। सच में बहुत बड़े बड़े जगह को भी बंद रखा गया था। चारों तरफ से वो जगह बंद थी, अंदर ही नहीं जा सकते आप। और हवेली में ऐसी जगह भरी पड़ी थी। इतनी बड़ी हवेली में ऐसी बंद जगह क्यों बनाई गई होंगी और अंदर कैसे जाया जा सकता है, ये सोचने वाली बात थी। मेरे दोस्त बहुत ज़िद्दी हैं, वो तो दीवारें तोड़ने तक आ जाते हैं। कहीं इस हवेली की दीवारें ही ना तोड़ डालें वो। और वो बार बार ज़मीन के नीचे जाने की बात कर रहे थे। आज मेरे दोस्तों की ज़िद थी कि कुछ अजीब देखेंगे या यहाँ से कल जाएंगे, तो मैं भी अब उन्हें मना नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा, इस ज़मीन को थोड़ा खोद कर देखना है, कोई तो सुरंग नीचे बनी हुई है जिसे हमें पहचानना है। ज़मीन से थर्राने की आवाज़ें आ रही थी जिसका सोर्स मेरे दोस्त ढूंढ कर निकालना ही चाहते थे। सबसे पहले वो फावड़ा लेकर ज़मीन खोदने में लग गए और मेरे दोस्तों के शरीर में ऐसी भूतों वाली जान आ गई थी कि ज़मीन की मिट्टी जैसे उखड़े उखड़े बाहर आ रही थी। उस फावड़े को ज़मीन पर बहुत तेज़ी से मारा गया और नीचे से ऐसी आवाज़ आती जैसे बड़ा लकड़ी का फट्टा रखा गया। बार बार वैसी आवाज़ आती रही और मेरे एक दोस्त ने कहा, ये देख, ये सुरंग की लकड़ी है, देख वहाँ जब सुरंग में घुसे थे ऐसी लकड़ियाँ ऊपर की तरफ लगाई गई थी ना, यहाँ पर भी वैसी लगाई गई है। मैंने तुझे पहले से कहा था यहाँ सुरंगें हैं, वो सुरंगें इसके नीचे भी आती हैं और ऐसी सुरंगें उस हवेली में भी जाती होंगी जहाँ पर कहीं और से जाने का रास्ता नहीं है, नीचे से ही ये रास्ता मिलने वाला है हमें। उनकी बातों में तो दम था लेकिन लकड़ी में 2-3 फावड़े मारने के बाद नीचे से कुछ ठोकने की आवाज़ आने लगी। तेज़ी से हाथ जैसे उस लकड़ी पर टकरा रहे थे। ऐसा महसूस हुआ इस मिट्टी के नीचे कोई तो है। बार बार इन सुरंगों में काफ़ी तेज़ी से आवाज़ें कर रहा था और एक छोटे से छेद से हमें एक आँख नज़र आई थी। उस आँख को देखकर हम तीनों डर गए और जल्दी जल्दी से वो मिट्टी वहाँ डाल दी। भागते हुए हम हवेली के एक कमरे के अंदर आ घुसे और हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। कुछ देर एक दूसरे के चेहरों को घूरने के बाद मेरे दोस्तों के चेहरे पर मुस्कान सी आ गई। इन कमीने दोस्तों के चेहरे पर ये मुस्कान मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मुझे लग रहा था डरने के बाद हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये कमीने अब यहाँ से जाने वाले नहीं। उस रात बस उन्हीं की बातें चली जा रही थी, कैसे ये आवाज़ें आ रही हैं। और मेरे दोस्तों ने ये बताना भी शुरू किया कि ये आवाज़ें रात को ही क्यों आती हैं, दिन के वक्त तो ये आवाज़ें आती नहीं। ज़रूर ये भूत रात को ही सक्रिय होते हैं, दिन के वक्त ही गायब हो जाते हैं। ऐसा करेंगे, कल दिन के वक्त यहाँ खुदाई करेंगे, इन सुरंगों को ढूंढेंगे और इसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। रात के वक्त भूत इन सुरंगों से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और तब उन्हें हम पकड़ने की कोशिश भी करेंगे। शायद तुम्हारे दादाजी की कोई चीज़ भी हमारे हाथ लग जाए। इन सुरंगों से कहीं ना कहीं जाने का रास्ता तो होगा ही। पूरी रात मुझे डर लग रहा था।
मुझे उन भूतों से डर नहीं लग रहा था, मुझे अपने दोस्तों से डर लग रहा था। आज मुझे लग रहा था भूत आपका इतना नुकसान नहीं कर सकते जितना इतने कमीने दोस्त कर सकते हैं। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और सुबह सूरज अभी निकला भी नहीं था और मेरे दोस्त फावड़ा लेकर तैयार हो गए वहाँ खुदाई करने के लिए। वो उस आँख को देखना चाहते थे और तभी सूरज थोड़ा थोड़ा चढ़ना शुरू हो गया और उन्होंने मिट्टी उछाल उछाल कर फेंकना शुरू कर दी। उसके बाद गांव वाले भी बाहर से निकलते और वो उनको भी मदद के लिए बुलाने लगते, कहते यहाँ ज़मीन में कुछ खुदाई करनी है। वहाँ भीड़ लगा दी थी उन्होंने और वहाँ खोद खोद कर नीचे की सुरंग के वो फट्टे निकाल डाले थे और तोड़ तोड़ कर फट्टों को भी एक साइड कर दिया। सुरंग देखकर गांव वाले हैरान हो चुके थे, जैसे उन्हें पता ही ना हो ज़मीन के नीचे सुरंगें बनाई गई हैं। उन्हें हैरान देखकर मुझे और ज़्यादा डर लगने लगा। अगर इन सुरंगों के बारे में ये बुजुर्ग लोग तक नहीं जानते तो यहाँ जाना क्या सुरक्षित होगा? लेकिन मेरे दोस्तों को कौन समझाए? वो छलांगे लगाते हुए इसके नीचे उतर चुके थे और उनकी जिम्मेदारी भी तो मेरी थी। नेपाल उन्हें मैं ही तो लेकर आया था, तो मेरे कदम तो उन सुरंगों में जाने ही थे। वहाँ गांव वालों ने पैर रखने से मना कर दिया और वो तो उस चारदीवारी से भी बाहर भाग चुके थे। हम उन सुरंगों से अंदर की तरफ जा रहे थे। एक रास्ता वहाँ बाहर जाने का था, एक रास्ता उस हवेली की तरफ जा रहा था। मेरे दोस्त भागते रहे उस हवेली की तरफ। यहाँ से जो आँख नज़र आई थी वो हमें नुकसान पहुँचा सकती थी। हाथ में भले ही वो भाले हों, वो फावड़े हों, लेकिन भूतों से सामना इससे किया जा सकता है या नहीं? वो रास्ता ढूंढना चाहते थे वहाँ हवेली के अंदर जाने का, और जैसे ही हवेली के नीचे पहुँचे हम, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। वहाँ कई कमरों तक जाने के रास्ते थे और तब पता चला है यहाँ नीचे से उन कमरों में जाया जा सकता है, जबकि बाहर से तो किसी को पता तक नहीं चलता। वहाँ एक भारी दरवाज़ा लगा हुआ था और बाकी कमरों में छोटे छोटे दरवाजे लगे हुए थे। हमने सबसे पहले उन हल्के दरवाज़ों को खोलने की कोशिश की, लेकिन उन मोटे तालों को तोड़ना आसान नहीं था। बहुत कोशिश के बाद भी वो ताले टूट नहीं रहे थे, तो हमने सोचा ऊपर से कटर लेकर आते हैं। हम काफ़ी देर तक कटर ढूंढते रहे और वो पूरा दिन उन तालों को तोड़ने में ही निकल गया। हमने ताले ज़रूर तोड़ दिए थे। वो 3 कमरे खोले भी जा पाए थे और वहाँ पर काफ़ी सारे केमिकल पड़े थे, काफ़ी ज़्यादा शरीर की हड्डियाँ पड़ी हुई थी, बहुत सारी किताबें पड़ी हुई थी। उन्हें शायद दादाजी ने लिखा था। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। वहाँ इतनी सारी तस्वीरें थी दादाजी की, वहाँ मेरी तस्वीरें भी थी। ये गुप्त कमरे थे जो दादाजी संभाल कर रखते थे और यहाँ चीज़ें भी उन्होंने ऐसे ही रखी हुई थी। ज़रूर ये पूरी दुनिया को बताना नहीं चाहते थे और उन किताबों को पढ़ा जा सकता था, लेकिन मुझ में डर वही था, ये आवाज़ें जो रात को आती हैं, वो आँख यहाँ नीचे होता क्या है? पूरा दिन ऐसे ही निकल गया था। उन कमरों को खोला जा चुका था, सभी ताले तोड़े जा चुके थे, बस वो बड़ा दरवाज़ा खुल नहीं पाया था। शायद कंधे मारने के बाद उन्हें तोड़ा जाता तो ही अंदर जाया जा सकता था। मेरे दोस्त मुझसे परमिशन मांगते रहे, मैं उन्हें परमिशन देना नहीं चाहता था, कुछ टूटे ना ऐसे खोल पाएँ तो। लेकिन पूरा दिन हम खोल नहीं पाए और रात का समय हो चला था। उसके बाद उनका कहना था अंधेरा होने वाला है, यहाँ से बाहर निकलते हैं वरना वो आँख वाला बाहर आ सकता है, ज़मीन थर्राने लगेगा वो। हम अब भागकर बाहर आ गए और वहाँ पर फट्टों को फंसा तो दिया, कुछ मिट्टी लगा तो दी, लेकिन उसे हिलाया जा सकता था। उसके बाद मन में डर था और जैसे ही अंधेरा हुआ, आज ज़मीन ज़्यादा थर्रा रही थी। आज ज़मीन से आवाज़ें आ रही थी और मन डरता जा रहा था। और जब ऊपर से उस मिट्टी की तरफ हमने देखना शुरू किया, मिट्टी जैसे इधर उधर गिरती जा रही थी। कोई उस खड्डे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और हमने देखा गांव वाले अपने अपने घर की लाइट बंद करते जा रहे थे। आज ज़मीन हर तरफ थर्रा रही थी और गांव वालों की चीखें सुनने वाली थी। शायद वो जानते थे ऐसी आवाज़ें कब आती हैं, शायद पहले वो ये आवाज़ें सुन चुके हैं। कुछ देर बाद जो नज़ारा हमारी आंखों के सामने आया उसे देखा नहीं जा सकता था। ज़मीन से कुछ मुर्दे निकल रहे थे जो मिट्टी को हटा हटा कर बाहर की तरफ आ रहे थे। वो ज़मीन को खरोंच रहे थे, अजीब अजीब से थे वो। उनके शरीर के कुछ अंग नहीं थे, कुछ के सर कटे हुए तो कुछ के तो सर ही नहीं थे।
वो इधर उधर जैसे किसी को ढूंढ रहे थे और जैसे ही उनकी नज़र हम पर पड़ी वो हवेली के अंदर घुसना शुरू हो गए। वो अलग अलग कमरों में जैसे सामान गिराते जाते। हमने दरवाजे लगाए लेकिन वो हर दरवाज़ा तोड़कर ऊपर की तरफ चढ़ते आ रहे थे। पूरे गांव में, हवेली में, हर एक घर में दरवाजे इतने कमज़ोर लगाए गए थे कि कोई भी इन दरवाज़ों को तोड़ पाता और अंदर घुस पाता। हमारे लिए शायद बचने का रास्ता कम पड़ने वाला था। हम छत पर पहुंच गए थे और नीचे से दीवारों तक को खरोंचा जा रहा था। वो भीड़ 50 से ज़्यादा मुर्दों की थी जो हमें ढूंढ रही थी। उसके बाद उन मुर्दों ने गेट तोड़ा और गांव पर हमला शुरू कर दिया। गांव से भी चीखने की आवाज़ें आ रही थी, भागने की आवाज़ें आ रही थी। वहाँ पर वो मुर्दे जैसे लोगों को मारने की कोशिश कर रहे थे और ज़मीन से वो एक एक करके ऊपर भी आ रहे थे। वो आखिरी दरवाज़ा था जिसे तोड़ने के बाद वो मुर्दे छत तक पहुंच जाते और यहाँ से हमें नज़र आ रहा था वो गांव वालों के साथ क्या कर रहे हैं। उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, उन्हें काटने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी चीखें दर्दनाक थी और हम जानते थे हमें बचने के लिए यहाँ से कूदना होगा, लेकिन तीसरी मंजिल से अगर हम कूदते तो हमारी टांगें टूट जाती। वहाँ एक पाइप था जिसे पकड़कर नीचे पहुँचा जा सकता था और वो मुर्दों की भीड़ तो हवेली के अंदर ही थी। हम यहाँ से भाग सकते थे लेकिन कहाँ पर? बाहर उस गांव में हम जा नहीं सकते थे, मुर्दे तो वहाँ पर भी थे। इस हवेली में भी मुर्दे हैं, बस एक ही जगह है, उसी सुरंग में। अगर हम सुरंग में घुस जाएं, वहाँ से तो मुर्दे बाहर निकले हैं और वो बड़ा दरवाज़ा खुल जाए तो हम वहाँ छिप सकते हैं। शायद उसे तोड़ा नहीं जा सकता। उस पाइप से उतरने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। हम तीनों फिसल कर नीचे पहुँच आए थे, भागकर उस सुरंग में पहुँच गए और मुर्दे तो इधर उधर हमें ढूंढे जा रहे थे। उस दरवाजे तक पहुँचने में इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई जितनी उसे खोलने में हो रही थी। कंधे हम मारे जा रहे थे, वो खुल नहीं रहा था। शायद वो अंदर से बंद होगा, लेकिन मुझे ये भी ख्याल आया इतने सालों से ये बंद है, ज़रूर कुछ फंसा होगा। हमने कुंडी खोल दी है, उस ताले को तोड़ दिया है, ये खुलना चाहिए। भारी होने के कारण नहीं खुल रहा। बड़ा जोर लगाने के बाद वो दरवाज़ा खुला और तब पता चला कितना मोटा दरवाज़ा था। उस दरवाजे को खोला, हम अंदर गए और दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दिया। वहाँ पूरा अंधेरा था और हमने जैसे टॉर्च जलाई और वहाँ रोशनी ही रोशनी हो गई। इधर उधर हम देखने लगे, किताबें ही किताबें थी, बड़ी बड़ी मशीनें पड़ी थी, कुछ चीज़ें थी, अजीब अजीब से आविष्कार वहाँ पर जैसे पड़े हुए थे। हम उन मशीनों को पहचान नहीं पा रहे थे और तभी से एक तरफ आवाज़ आने लगी, किसी के जैसे रोने की आवाज़ आ रही थी। हम उधर गए, हमें डर लग रहा था, एक मुर्दा भी यहाँ हुआ तो उसे रोकेंगे कैसे। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बेड़ियों से मेरे दादाजी को बांधा गया था, मैं उन्हें पहचान गया था। उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अब भी जैसे वो ज़िंदा थे। यहाँ वो फंसे हुए थे, वो मरे नहीं थे, वो बच गए थे क्या? उसके बाद मैंने उनसे सवाल करना शुरू कर दिया, लेकिन मैं दूर खड़ा था, मैं सच्चाई जानना चाहता था। वो आवाज़ मैं पहचानता था, वो शब्दों को मैं पहचानता था। उनसे बातें करता गया और एक एक शब्द जब मिलता गया मुझे यकीन होने लगा ये मेरे दादाजी थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत सारे शैतान थे। उन्होंने उस शैतानों को मारा तो सही, लेकिन एक बड़े पिशाच को ख़त्म नहीं किया जा सकता था। वो पिशाच भी यहाँ नीचे आ गया और मैंने भी रास्ते बंद ही कर दिए, बाहर निकला नहीं जा सकता था, लेकिन उसने मुझे यहाँ ही बंद कर दिया। मैंने उस पिशाच का तो अंत कर दिया, लेकिन ये कई शैतान बच गए और मैं बेड़ियों से बंधा इस दरवाजे के पीछे। कुछ कर नहीं पाया, शैतान बाहर ही रहे। मैं अपने दादाजी पर यकीन कर गया था, लेकिन मन में एक सवाल था। 20 सालों से एक इंसान यहाँ बेड़ियों में बंद है और जिंदा भी है, ये कैसे हो सकता है? बिना खाए बिना पानी पिए वो यहाँ पर बेड़ियों से बंधे हुए हैं और जिंदा भी हैं। ये हो नहीं सकता, ये मेरे दादाजी जिंदा तो नहीं हो सकते। मैं उनसे सवाल करने लगा और इस चीज़ का जवाब नहीं आ रहा था। तब मुझे शक होने लगा।
मैं ढूंढने लगा अपने दादाजी की डायरी और मेरे दादाजी बता नहीं रहे थे वो डायरी कहाँ है। उन किताबों को जैसे खंगालने के बाद वो डायरी मेरे हाथ लगी जो पूरी सच्चाई मुझे बता सकती थी। मैं एक एक पन्ने को पढ़ता जा रहा था क्योंकि यहाँ पर और कुछ किया नहीं जा सकता था। इस दरवाजे के बाहर भी कई आवाज़ें आ रही थी, लेकिन शायद वो शैतान नीचे तक नहीं पहुँचे थे। बाहर निकलने के बाद उन्हें शिकार मिल रहा होगा। मैं उस एक एक पन्ने को पढ़ता गया और एक एक राज मेरी आंखों के सामने घूमता गया। बचपन की हर कहानी, वो सच्चाई, सब कुछ बदला हुआ था। मेरे दादाजी की खुद की जुबानी उस डायरी में थी और मैं पूरा सच जान गया था। ये ज़मीन कभी शापित थी ही नहीं। यहाँ हवेली बनाने से पहले ही इन सुरंगों का निर्माण किया गया। मेरे दादाजी यहाँ लाशों पर प्रयोग कर रहे थे, उन्हें जिंदा कर रहे थे और लाशें जिंदा हो रही थीं। वो इंसानों को कभी मरने नहीं देना चाहते थे, लेकिन इन लाशों पर ऐसे प्रयोग करने के बाद वो फंस चुके थे। ज़मीन से लाशें निकलती, लोगों को नुकसान पहुंचाती और दादाजी को यहाँ पर बड़ी आसानी से ज़मीन मिल गई। उन्होंने ये हवेली बना ली और वो यहाँ पर इन्हें ही पकड़ पकड़ कर मारते। वो जानते थे धूप से ये शैतान मर जाते हैं, इसीलिए ज़मीन के अंदर से ही ये निकलते और दिन होने से पहले अगर ज़मीन के अंदर इन्हें पहुँचा दिया जाए तो ये बच जाते हैं। बाहर निकलते ये सड़कर मर जाते हैं, दोबारा इन्हें ज़िंदा नहीं किया जा सकता। मेरे दादाजी ज़मीन के नीचे ऐसे प्रयोग करते, वो ऐसी लाशें, ऐसे प्रयोगों को अलग अलग जगह भेजते, वहाँ उन्हें पकड़कर वो पैसे कमाते। इसी तरह से दादाजी की इतनी ख्याति बढ़ती जा रही थी और मैं जान गया था यहाँ क्या हुआ। दादाजी को वो पिशाच ज़मीन के अंदर नहीं लेकर गया था, बल्कि मेरे दादाजी उसके हाथों खुद फंसे थे। वो कई लाशों को जोड़कर एक ताकतवर बड़ा शरीर बनाना चाहते थे। वो एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि अलग अलग शरीर के अंगों को जोड़कर क्या हमेशा के लिए अमर किया जा सकता है। लेकिन वो शैतान उन पर हावी हो गया और उन्हें ज़मीन के अंदर ले गया। मेरे दादाजी ने किसी तरह से शायद उसे संभाल लिया होगा, उसे मार दिया होगा, लेकिन वो प्रयोग खुद के शरीर पर कर रहे थे और यहाँ पर उन्होंने लिखा था, मैं खुद को बेड़ियों से बांध लूँगा। मैंने गलती तो कर दी है और अब मुझ पर भी वो चीज़ हावी होगी। मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, मुझे भूख लगेगी, मैं इंसानों को मारकर खाना शुरू कर दूँगा। मैं खुद को बेड़ियों से बांध रहा हूँ। अगर मैं छूटा तो ये मैं नहीं हूँ, ये शैतान होगा। मैं खुद का अंत नहीं कर सकता। मैं खुद पर वो प्रयोग कर चुका हूँ। मैं अब बस यहाँ पर बंधा रहना चाहता हूँ। ये डायरी का आखिरी पन्ना था, लेकिन वहाँ से आवाज़ें आ रही थी मेरे दादाजी की, मुझे खोलो, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मुझ पर यकीन करो, उस शैतान ने मुझे यहाँ पर बंद कर रखा है। बचपन के हर राज मेरी आंखों के सामने खुल गए थे। कैसे उस तालाब से बुलबुलों की आवाज़ आती, ज़मीन के नीचे से ये सुरंगें उस तालाब में जाती और रात के समय ही तो दादाजी मुझे तालाब पर लेकर जाते थे। वहाँ पर वो ख़ास आवाज़ देते और ये मुर्दे वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते। वहाँ सलाखें लगे थी, इसीलिए सिर्फ बुलबुलें निकलते। उन बड़ी गुफाओं में भी इनकी ही आवाज़ गूंजा करती। ये मेरे दादाजी की गलती थी जिससे कई गांव वाले बर्बाद हुए थे और इसी कारण गलती को सुधारने के लिए वो खुद यहाँ पर बंध गए। वो पूरी रात हम तीनों ने वहाँ पर निकाली थी। दादाजी चिल्लाते रहे थे मुझे छोड़ दो, लेकिन जैसे ही सूरज निकल गया हम बाहर आ गए। उस बड़े दरवाजे को खोलने की हिम्मत हुई जब सुबह के 9 बज गए थे। हर तरफ से आवाज़ आना बंद हो गई थी और हम बाहर निकले थे। गांव वालों में मातम छाया हुआ था। रात को निकली उन लाशों ने यहाँ आतंक मचा रखा था, लेकिन हमने उन लोगों से कह दिया था ये आखिरी थे, ये शैतान आखिरी थे जिनका अंत कर दिया गया है और अब कोई शैतान नहीं आएगा। वहाँ हमने मिट्टी से वो सुरंग को बंद कर दिया। वहाँ पूरी तरह से मिट्टी समान कर दी गई और हमने उस गांव को भी छोड़ दिया। दादाजी की याद तो मन में थी, लेकिन वो मेरे दादाजी नहीं थे। उस जीप को ले जाते समय हम वहाँ से काफ़ी दूर निकल आए थे।
काठमांडू में पहुंचने के बाद हम बातें किए जा रहे थे। मेरी आंखें नम थी और मेरा दोस्त राजीव मुझसे कह रहा था, तुम अपने दादाजी को बचा सकते थे। अगर वो बाहर आते तो क्या करते? शायद वो ठीक है, शायद वो शैतान बने ही नहीं हो। मैंने उनसे कहा, ऐसा नहीं हो सकता, 20 साल कोई जिंदा नहीं रह सकता, वो शैतान ही थे। और उस डायरी में जो लिखा था वो मेरे दादाजी की लिखावट थी। मेरे दादाजी इतने समझदार थे कि वो डायरी में लिख चुके थे मुझे छोड़ा ना जाए। तभी राजीव की आवाज़ आई, लेकिन मैंने उन बेड़ियों को काफ़ी कमज़ोर सा कर दिया था और मैंने वो चाबी पास में देखी थी, मैंने दादाजी के करीब फेंक दी थी। वो दिन का वक्त था इसलिए ऐसा कर दिया था। वो कमज़ोर पड़े थे, एक तरफ सो रहे थे। उसकी ये बात सुनकर मेरा जैसे मन बैठ गया था। अगर ऐसा है तो दादाजी वहाँ से छूट सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ क्या वो बाहर आकर शिकार करेंगे या अंदर ही और शैतानों को बनाते जाएंगे। उस दिन हमने नेपाल तो छोड़ दिया था, लेकिन खबरों में हम पढ़ा करते थे दोबारा से नेपाल में भूत मिल रहे हैं, ज़मीन से शैतान निकल रहे हैं। कुछ राज अब भी दफन हैं जो लोग नहीं जानते। मैं उन खबरों को पढ़ने के बाद हैरान सा हो जाता हूँ। मेरे कमीने दोस्त इतनी कमीनगिरी करेंगे मुझे यकीन नहीं था, लेकिन लोगों की जान को खतरे में डाल देना कहाँ की सच्चाई है। मैं दोबारा कभी जाऊँगा वहाँ, अगर मन में हिम्मत हुई तो। अंत करूँगा मैं भी शैतानों का। दादाजी हमेशा से इसी बात से प्रसिद्ध थे, काश मैं भी वैसी हिम्मत दिखा पाऊँ।